नमस्कार, दोपहर दमदार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। एनआईए की पीएफआई को लेकर भोपाल के खानू गांव में छापेमारी। पीएफआई के टेरर फंडिंग को लेकर छापेमारी की गई है। देश भर में अलग अलग जगहों पर एनआईए की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी के चलते भोपाल के खानू गांव में भी रेड की गई है। नीमच में भी एटीएस की छापेमारी। पोस्ता कारोबारी दीपक गर्ग को एटीएस ने उठाया भी है। तो एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया क्या है आपको बता देते हैं। इसी के साथ अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ठिकानों पर हम कह सकते हैं कि छापेमारी हो रही है। देश भर में एनआईए कार्रवाई कर रही है। भोपाल के खानू गांव में भी छापेमारी की जा रही है। पोस्ता कारोबारी दीपक गर्ग को एटीएस ने उठाया है। तो ऐसे में अलग अलग जगहों पर यह कार्रवाई हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ऐसे में आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर पीएफआई पर क्यों लगातार आरोप लग रहे हैं और क्या आरोप लग रहे हैं। तो आईएसआईएस जैसे टेरर ग्रुप से भी संबंधों का आरोप है पीएफआई पर। इतना ही नहीं बल्कि आपको बता दें कि पीएफआई पर कई अन्य आरोप भी है। क्यों प्रतिबंधित है पीएफआई? यूएपीए के तहत पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर लगातार आरोप लग रहे थे, इसलिए प्रतिबंध लग चुका। और इसी के साथ आपको बता दें कि भारत सरकार ने सितंबर 2022 में प्रतिबंध लगाया था। और इसी के साथ पीएफआई पर प्रतिबंध इसीलिए भी लगा है क्योंकि अलग अलग गतिविधियों में इनके नाम आगे आ रहे थे। आतंकी संगठनों से संपर्क के चलते 5 साल का प्रतिबंध लगा था और इन्हीं के अलग अलग ठिकानों पर अब कार्रवाई की जा रही है। 2007 में दक्षिण भारत में पीएफआई संगठन बना था और अब इसे 5 साल के लिए प्रतिबंधित भी किया गया। और आगे बताते हैं आपको, 3 संगठनों के विलय से पीएफआई बना है। आखिर क्या है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये भी समझ लीजिए। और इसी के अलावा केरल के नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक के फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु के मनीथा नीथी पासराय के साथ ही ये संगठन बना। पीएफआई के कुछ संस्थापक सदस्यों पर एसआईएमआई से जुड़े होने का भी आरोप है। तो आप ये समझिए कि आखिर पीएफआई है क्या और इस पर कार्रवाई भी हो रही है। पीएफआई पर क्या है ये पूरा आरोप देखिए। तमाम जो आरोप है वो लग रहे हैं। संपर्क कहां पर पीएफआई के हैं, प्रतिबंधित संगठन है एसआईएमआई और जेएमबी, और इनसे पीएफआई के संपर्क हैं। इसको लेकर एनआईए की कार्रवाई हो रही है। शैलेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानेंगे। शैलेंद्र, इस वक्त क्योंकि एनआईए की कार्रवाई पीएफआई को लेकर अलग अलग जगह पर हो रही है, छापेमारी हो रही है, जहां पर एमपी के भी एक गांव में हो रही है, इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि राजधानी के एक इलाके खानू गांव में इस कार्रवाई को सुबह सुबह एटीएस और एनआईए की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि 4 से 5 साल पहले एक किराए के मकान में रहने आए मौलाना के घर ये छापामार कार्रवाई की गई। उन पर ये आरोप है कि पीएफआई से वो जुड़े हुए हैं और टेरर फंडिंग की जो जानकारियां हैं वो एटीएस और एनआईए की टीम को मिली थी। और जब वो सुबह पहुंची उसके बाद लगभग 4 से 5 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई। कई महत्वपूर्ण जानकारियां लेने के बाद जो है एटीएस और एनआईए की टीम वहां से रवाना हुई। जिस वक्त टीम पहुंची थी अल सुबह का वो समय था। जो स्थानीय लोग हैं उनसे हमारी बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि 4 से 5 साल से ये मौलाना यहाँ पर रह रहे हैं और किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे, कभी कभी बाहर जाते थे। उनके घर पर बेहद ही कम लोग आते थे। वो जो गांव खानू गांव है वहां के बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे। उन्हें बेहद लो प्रोफाइल तरीके से वो वहां पर रह रहे थे ताकि किसी तरह की कोई शंका किसी भी स्थानीय लोगों को ना हो सके। और उन लोगों से बात की हमने, स्थानीय लोगों को साफ तौर पर कहना है कि कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करते, तो कभी ऐसा लगा नहीं कि वह किस तरह की एक्टिविटी में शामिल हो सकते हैं। राजधानी भोपाल के बारे में बता दूं कि इसके पहले भी पीएफआई से जुड़े जो लोग हैं वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पनाह लेते रहे। उन पर कार्रवाइयां जो है वो एटीएस और एनआईए की टीम ने पहले भी कार्रवाई की थी, चाहे जहांगीराबाद का इलाका हो, शाहजहानाबाद का इलाका हो। ये वो इलाके हैं जहां पर ये लोग अपनी पहचान छुपाकर बेहद लो प्रोफाइल तरीके से रह रहे थे। प्रतिबंधित संगठन होने के बाद भी कई जगहों पर एक्टिव है और इसको देखते हुए लगातार छापेमारी की जा रही है। खानू गांव की बात क्योंकि आपने की, यहां पर जो है लगातार एनआईए की छापेमारी हो रही है।
क्या कोई सुराग कुछ सोर्सेस के हवाले से जानकारी आपके पास शैलेंद्र? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मैंने जानकारी बताया कि एटीएस को ये जानकारियां मिली थी, क्योंकि देखिए अगर राजधानी भोपाल की बात करूं तो पिछले कुछ दिनों न केवल राजधानी भोपाल बल्कि उज्जैन, इसके अलावा श्योपुर और कुछ अन्य इलाकों में से इनके जो इनसे जुड़े जो लोग थे उनको हिरासत में लिया गया था। उनसे लगातार जांच एजेंसियां जो है वो लगातार पूछताछ कर रही थी और ऐसे में उन पूछताछ के आधार पर भी आगे कार्रवाइयां की जा रही है। इसके साथ ही कुछ नए इनपुट्स भी एटीएस और एनआईए को मिलते हैं, उसके आधार पर कार्रवाई करते हैं। जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में पीएफआई और उसके साथ जो अन्य संगठन है वो 5 साल के लिए बैन किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी इनके जो लोग हैं वो अंदरूनी तौर पर काम करते हैं और टेरर फंडिंग के आरोप जो है उन पर लगते हैं। ऐसे में इसी तरह की जानकारियां एटीएस और एनआईए को मिली थी और उसके बाद ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। हालांकि राजधानी भोपाल के जिस घर में ये कार्रवाई की गई, जिस मौलाना से पूछताछ की गई है, उसके पास से क्या क्या जानकारियां जो है वो जांच एजेंसियों को मिली है और आगे उनके आधार पर किस तरह की कार्रवाई होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है वो मध्य प्रदेश की जांच एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर है कि क्या केवल खानू गांव तक ये लोग सीमित हैं या फिर मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी इनके तार जुड़े हुए, खंगालने का प्रयास जो है मध्य प्रदेश की तारों को लेकर लगातार एनआईए की कार्रवाई जारी है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए शैलेंद्र। तो पीएफआई पर क्या है आरोप? प्रतिबंधित संगठन है एसआईएमआई और जेएमबी, आईएसआई जैसे टेरर ग्रुप से भी संबंधों का आरोप है पीएफआई पर। इतना ही नहीं बल्कि पीएफआई की अगर हम बात करें, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यूएपीए के तहत पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और सबसे बड़ी बात यह कि प्रतिबंध लगाने के बाद भी कई जगहों पर ये एक्टिव नजर आए, तो ये कार्रवाई हो रही है। भारत सरकार ने सितंबर 2022 में इन पर प्रतिबंध लगाया था और इसी के साथ आपको बता दें कि प्रतिबंध लगाने के बाद भी आतंकी संगठनों से संपर्क के चलते 5 साल का प्रतिबंध इन पर लगाया था, क्योंकि कई आतंकी संगठन ऐसे हैं जिनके संपर्क में यह संगठन रहा है। 2007 में दक्षिण भारत में पीएफआई संगठन बना और इसमें क्या क्या है ये भी आपको विस्तार से बता रहे हैं। तो क्या है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और पीएफआई को लेकर लगातार, क्योंकि कार्रवाई हो रही है। विश्वदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं नीमच से। विश्वदेव, नीमच में भी एनआईए की कार्रवाई लगातार जारी है। अब तक इस कार्रवाई में क्या कुछ बातें सामने आई हैं? विश्वदेव जी, नीमच से दीपक अग्रवाल एक पोस्ता का व्यापारी था जिसे पिछले साल हरियाणा पुलिस ने डोडा चूरा और अफीम के मामले में गिरफ्तार करा था। चूंकि और इसके बाद ये जमानत पर बाहर था। इसके सोया प्लांट नाम से कारोबार है और उन अकाउंटों में बड़ा लेन देन हुआ है जिसको लेकर जीएसटी टीम ने इसके सारे खाते खंगाले और इस आधार पर खंगाले कि जब इनके सोया प्लांट बंद है तो इतनी बड़ी मात्रा में लेन देन खातों में कैसे हुआ। और कहीं कहीं एनआईए का इनपुट ये आ रहा है कि इसका हवाला से कनेक्शन होते हुए चीन और अन्य देश से भी कनेक्शन रहा है। इस बड़े घटनाक्रम में चूंकि यह पहले भी एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति रहा है जो खुद जमानत पर बाहर है। अफीम के मामले में धोला पानी जो होता है यहाँ पे, उस मामले में ये बाहर है। उसके बाद जब जीएसटी को यह मामला सौंपा गया तो जीएसटी ने के इनपुट के आधार पर एनआईए ने यह बड़ी कार्रवाई की है नीमच में। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए विश्वदेव। तो रायसेन से बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही सख्त हो गया है प्रशासन। सांची विदिशा बाईपास मार्ग पर वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई की गई है। 21 लाख रुपए सहित 70 ग्राम सोना और 8 किलो चांदी कार से मिले हैं। और गंज बासौदा निवासी अशोक जैन पैसे और चांदी को लेकर भोपाल जा रहे थे। गठित एसएसटी सैटेलाइट स्क्वाड टीम की बड़ी कार्रवाई। मामले की जांच में पुलिस और प्रशासन जुटा हुआ है। रायसेन के सांची थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है और भारी मात्रा में सोने और चांदी मिले हैं। हालांकि ये लोग कहां से आ रहे थे, कहां लेकर जा रहे थे और क्यों लेकर जा रहे थे, इस पर लगातार अभी जांच जारी है। विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही प्रशासन सख्त हो गया है, जांच पड़ताल की जा रही है। सांची विदिशा बाईपास मार्ग पर वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई की गई और 21 लाख रुपए सहित 70 ग्राम सोना
और 8 किलो चांदी एक कार से मिली है। हालांकि इतनी भारी मात्रा में सोने, चांदी और पैसे कहां जा रहे थे? अशोक जैन पैसे और चांदी को लेकर वैसे तो कहा जा रहा है कि भोपाल जा रहे थे, लेकिन सैटेलाइट स्क्वाड टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और मामले में अब पुलिस प्रशासन जुट गई है। जानकारी इसमें और भी ली जाएगी। तो जगदलपुर से बड़ी खबर आ रही है। ओडिशा बॉर्डर पर 9 लाख कैश मिले हैं। धनपुंजी नाका में रात 3:30 बजे कार्रवाई की जा रही थी और इसी के साथ आपको दिखाते हैं, ये देखिए किस तरीके से आरोपियों को पकड़ा गया है और भारी मात्रा में कैश आप देख सकते हैं। ये वही गाड़ी है और ये रुपए मिले हैं लगातार, क्योंकि आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस की कार्रवाई जारी है और उन आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। हालांकि आचार संहिता लागू होने के बाद भी क्योंकि बॉर्डर्स पर चेकिंग बढ़ा दी गई है, इसीलिए रात 3 बजे बताया जा रहा है, लगभग 3-3:30 बजे कार्रवाई की गई और उड़ीसा की ओर से आ रही वाहन में पैसे मिले हैं। तलाशी में 9 लाख रुपए बरामद हुए हैं। नगरनार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और ये वही गाड़ी है जो आपको दिखा रहे हैं। इसी गाड़ी में सवार होकर ये लोग जा रहे थे और कैश के साथ साथ बहुत से ऐसी सामग्री हैं जो मिले हैं। तलाशी में पुलिस जुट गई है। आखिर ये 9 लाख रुपए कहां लेकर जा रहे थे? क्या ये इनका अपना निजी रुपया है या फिर किसी और रीजन से ये लेकर जा रहे थे? वो तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर अभी जांच पड़ताल जारी है। खबर बिलासपुर से आ रही है, जहां छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हो गई। फ्रेशर पार्टी का वक्त था और 2 गुटों में मारपीट हो गई। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। वीडियो आया सामने जिसमें कि आप देखेंगे कि आखिर कैसे 2 गुटों के जो छात्र हैं वो आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। होटल की ये पूरी घटना है। एलसीआईटी कॉलेज के ये छात्र बताए जा रहे हैं और ये फ्रेशर पार्टी थी। दोनों पक्षों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें देखा जा सकता है कि आम कॉलेज के छात्र कैसे दबंगई पे उतर आए। एक होटल में जहां पर परिवार के कई लोग जाते हैं और एक साथ अच्छा समय बिताते हैं, वहां पर इन छात्रों ने अपनी फ्रेशर पार्टी के दौरान दबंगई दिखाई, गुंडागर्दी दिखाई है और आपस में ही एक दूसरे को मारने पीटने लगे। 2 गुट छात्रों के आपस में ही भिड़ गए और इसको लेकर अब पुलिस ने क्योंकि मामला दर्ज कर लिया है, आगे जांच में और भी बातें निकलकर सामने आएंगी। तो ये बिलासपुर का बताया जा रहा है। बिलासपुर में एक होटल में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हो गई। और अब खबर दुर्ग से, जहां एक महिला की डेंगू की वजह से मौत हो गई। रायपुर के एम्स में इलाज चल रहा था। डेंगू की आशंका के बाद अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। बताया यह भी जा रहा है कि महिला गर्भवती थी और बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी मौत हो गई। महिला भिलाई कैंप 1 की रहने वाली थी। डेंगू का कहर देखा जा रहा है, किस तरीके से केसेस डेंगू के लगातार सामने आ रहे हैं और डेंगू की वजह से महिला की मौत हो गई। लगातार डेंगू के केसेस सामने आने की वजह से लगातार प्रशासन की भी यही अपील है कि सतर्कता और सावधानी जरूरी है। डेंगू से बचने के जो तमाम उपाय हैं उनका पालन किया जाए, तभी डेंगू से बच सकते हैं। अंबिकापुर में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। नवजात और महिला की मौत के मामले में जांच के लिए एक टीम बना दी गई है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया। इलाज में लापरवाही के आरोप लगे थे अस्पताल पर। 6 सदस्यीय टीम अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। मौत के बाद बीजेवाईएम ने प्रदर्शन भी किया था। दोषियों पर कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन किया गया था। अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बता रही हैं, जहां न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है और बीजेवाईएम की तरफ से भी इस मामले में प्रदर्शन किया गया था। भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से इसमें प्रदर्शन किया गया था कि दोषियों पर कार्रवाई हो। दरअसल ये पूरा मामला लापरवाही का है। इलाज के दौरान लापरवाही बरती गई थी और 6 सदस्यीय टीम हालांकि इस मामले में गठित कर दी गई है और दोषियों को सजा देने की मांग हो रही है। नवजात और महिला की मौत हो गई और मामले में जांच के लिए एक टीम बना दी गई है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया
और आखिरकार न्यूज 18 की खबर का ये बड़ा असर, जहां अब ये कमेटी जांच करेगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरी खबर भी अंबिकापुर से ही। 11 हाथियों के दल का उत्पात जारी है। उद्यान विभाग को तहस नहस कर दिया है। मकान को भी नुकसान पहुंचाया, नर्सरी को भी तहस नहस कर दिया गया है। देर रात हाथियों का दल पहुंचा था झिरमिटी उद्यान विभाग में। हाथियों का उत्पात देखने को मिला। सबसे पहले पहली तस्वीर में आप देखेंगे आखिर किस तरीके से नुकसान हुआ है। यहाँ पर जो नर्सरी है उसको भी तहस नहस कर दिया गया है। ये 11 हाथी हैं। ये हाथियों का दल जब रिहायशी इलाकों में पहुंचा तो नुकसान ही नुकसान हर तरफ देखने को मिला। घरों में भी हाथियों ने उत्पात मचा दिया। घर के दरवाजे तोड़ दिए, घर की दीवार तोड़ दी और घर के छत तक गिर गए हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे हाथियों का ये झुंड, हाथियों का ये पूरा दल। इसमें 11 हाथी हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि 11 हाथी। वैसे में एक दो हाथियों को संभालना ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक चुनौती है वन विभाग के सामने कि 11 हाथियों को वापस से जंगल कैसे भेजा जाए, क्योंकि 11 हाथियों ने उत्पात मचाया है। न सिर्फ एक घर में बल्कि नर्सरी तक को तबाह कर दिया। मकान को भी नुकसान पहुंचाया है, नर्सरी को भी तबाह कर दिया, तहस नहस कर दिया और लगातार ये सिलसिला अभी जारी है। कोशिश यही है वन विभाग की कि जल्द से जल्द इसमें एक्शन लेकर इस दल को जंगल में भेजा जाए, लेकिन उत्पात की तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और इस बीच आपको सीधे ले चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं, सुनिए। टिकट दे दिया है जहां से वो जीतने उतने वाले नहीं है, लेकिन अब उसको सक्रिय करने के लिए उन्होंने रमन सिंह के पीछे जो ब्रेन है वो अमन सिंह का है। आपके एक कैंडी क्रश खेलने पे इतने बेचैन क्यों हो जाएगा? तेजस्वी सूर्या की प्रतिक्रिया आ गई, बीजेपी ने ट्वीट कर दिया, क्या कहेंगे? कैंडी क्रश खेलना कोई अपराध है क्या? और हम तो हमेशा खेल भावना से बिल्कुल, मैं कभी तनाव नाम नहीं रहता। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव आते ही सक्रिय होते हैं। हम 5 साल सक्रिय रहे, 5 साल लोगों के बीच रहे, काम करते रहे। तनाव में अब जैसे जैसे चुनाव अब कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा और तनाव हमारा कम हो जाएगा। फिर प्रचार जहां शुरू हुआ तो और बिल्कुल तनाव। और फिर दूसरी बात यह है, मैं भोजन करने के बाद रात में थोड़ा कैंडी क्रश खेलता ही। लोगों में ये भी सुनो भाई, कल महाराज साहब डिनर भी बुलाए थे, वहीं सब मीटिंग में चले गए। मेरी कारकेट पहले लगी, मैं पहले चल दिया, तो मैं कैंडी क्रश खेल रहा था मीटिंग के पहले। मीटिंग शुरू हुई बंद, तो उसमें कैंडी क्रश खेलने में तकलीफ क्या है? हम गेड़ी भी चढ़ते हैं, भौरा भी खेलते हैं, छलांग भी लगाते हैं नदी में, है ना। तो सारे खेल हम लोग खेलते रहे हैं, ये भी एक खेल है। थोड़ा सा मनोरंजन कर रहे हो, मनोरंजन करना अपराध है। तेजस्वी सूर्या आज छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं, वे बोल रहे हैं कि इससे पहले आया था तो सेम हाउस में जवाब दिया था, अब जो है सेम हाउस के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने का संकल्प लेने आए हैं। कर्नाटक में कर लियो जहां से वो आते हैं। क्या दुर्गति हुई है तेजस्वी सूर्या की? सर, आम आदमी पार्टी के इंचार्ज हैं संजीव झा, छत्तीसगढ़ इंचार्ज, वो बोल रहे हैं कि वो लोग सम्मान के लिए लड़ रहे हैं छत्तीसगढ़, और आपकी पार्टी और आप पे करप्शन का आरोप है। आप पार्टी पे लगाए हैं? अच्छा ठीक है। रमन सिंह मान रहे हैं सर कि बोनस नहीं दे पाई, इस वजह से हाथ उठाकर आज रमन सिंह ने। तो केंद्र सरकार से तो मैं कह रहा चिट्ठी लिख के बोल रहा हूँ, बोनस पे प्रतिबंध क्यों लगाया है? ये बात रमन सिंह जी अपने केंद्रीय नेतृत्व क्यों नहीं बताते? अब तो उसका बढ़िया चैनल हो गया है, अमन सिंह अडानी थ्रू, तो उस माध्यम को उपयोग करने से देश का भला होगा, देश के किसानों का भला होगा। ये जो केंद्र सरकार ने बोनस पे प्रतिबंध लगाया है, जो राज्य सरकार देती थी, राज्य सरकारें देती थी, केवल एक ही राज्य नहीं, राज्य सरकारें, पहले तो केंद्र सरकार भी देती थी मनमोहन सिंह के समय में, लेकिन रमन जैसे ही भी मोदी जी सरकार में आए 2014 में, वैसे ही उन्होंने बोनस पे प्रतिबंध लगाया, और इसका तो हम लोग को फिर राजीव गांधी किसान न्याय योजना वगैरह सब शुरू करना पड़ा। सर, बीजेपी की अभी केवल टिकट घोषित हुई है, अभी से सीएम पद की दावेदारी शुरू हो गई है। कौन कौन है? पूर्वा में नंदकीराम कंवर जी कह रहे हैं कि मैं अगर दावेदारी करूंगा तो विधायक क्या पता साथ दें या ना दें, लेकिन मेरी उम्र के हिसाब से जो भी सीएम बनेगा वो मुझसे छोटा होगा। एक तरफ उन्होंने
सुन रहे थे और उन्होंने पलटवार किया है तेजस्वी सूर्या के उस बयान पर, जिसमें कि तेजस्वी सूर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री जी सिर्फ कैंडी क्रश ही खेलते हैं। उन्होंने कहा कैंडी क्रश खेलना कोई अपराध नहीं है। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र में एक बार फिर बीजेपी सरकार बनाएगी। न्यूज 18 के विशेष कार्यक्रम अमृत रत्न में मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के साथ खास बातचीत में पीयूष गोयल ने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में बीजेपी जीतेगी। उन्होंने कहा कि एमपी की सरकार ने अच्छा काम किया है, केंद्र की मोदी सरकार ने जनता का दिल जीता है, जन जन का भविष्य सुधारने का काम किया है। पीयूष गोयल ने कहा कि मध्य प्रदेश बीजेपी में कोई गुटबाजी नहीं है। सुनिए। लेकिन जब आज हम बात कर रहे हैं तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। 2024 से पहले 2023 के ये 5 विधानसभा चुनाव भी हैं। और कल मैं अधीर रंजन चौधरी साहब को सुन रहा था, उन्होंने तो नारा लगा दिया, जीतेगी भाई जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी। और मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ये चुनाव की घोषणा नहीं है, ये बीजेपी की विदाई की घंटी है। 2023 के विधानसभा चुनाव से तय हो जाएगा कि अब बीजेपी को हटना है 2024 में। उनको पूरा अधिकार है कि वो अपना चुनाव अच्छे तरीके से लड़े और हर पार्टी ने दे शुड पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए। पर मैं समझता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जनता का दिल जीता है वो इस चुनाव में भी आप सब देखेंगे। चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, महीने भर में शुरू हो जाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में एक अच्छी सरकार चली है, केंद्र में जिस प्रकार से सरकार ने जन जन का भविष्य सुधारने का काम किया है, जी, युवा युवतियों को एक उज्जवल भविष्य के लिए तैयार किया है। 5 राज्यों में चुनाव है और आपने बोला कांग्रेस में गुटबाजी है। गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी में भी है। कुछ कुछ राज्यों में कई सारे आरोप लगते हैं। अब राजस्थान की बात कर ले तो वहां पे भी 2-3 गुट हैं। मध्य प्रदेश में भी हमारे यहाँ कोई गुट नहीं है। हमारे यहाँ हम सब कार्यकर्ता की भूमिका मध्य प्रदेश में भी 2-3 गुट है। मध्य प्रदेश में भी कोई गुट नहीं है। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, भारत का कोई इलाका हो, ये पार्टी तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा लेके खड़ी हुई है। हमारी पार्टी है जिसमें उच्च से उच्च नेता हो या एक सामान्य कार्यकर्ता अभी अभी पढ़ाई खत्म करके काम में आया हो और भाजपा में जुड़कर एक कार्यकर्ता की भूमिका करे, जी, जैसे मैंने आज से लगभग 40 साल पहले किया था। मैं समझता हूं इस पार्टी में हर एक व्यक्ति एक कार्यकर्ता की तरह काम करता है और जीवन पर समर्पित रहता है, एक नारे के साथ कि देश प्रथम,